अभी हम रॉकेट की मदद से सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं। रॉकेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल कैरी करते हैं जो कि अर्थ सरफेस से दूर जाने के लिए एनर्जी देता है। अर्थ की ग्रेविटी के कारण सबसे बड़े, सबसे भारी पेलोड को सबसे बड़े रॉकेट और बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। बेहतर समझ पाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रॉकेट स्पेस के वैक्यूम में भी काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि रॉकेट हवा को पुश करके आगे नहीं बढ़ते। इसके बजाय रॉकेट मोमेंटम का लाभ उठाते हैं, यानी कि एक चलती वस्तु में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई बाहरी फोर्स एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर कार्य नहीं करता है तो उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कंबाइंड मोमेंटम को समय के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्केटबोर्ड पर खड़े हैं और आपके हाथ में एक बास्केटबॉल है। यदि आप बास्केटबॉल को एक डायरेक्शन में फेंकते हैं तो आप और स्केटबोर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस वजह से ग्रुप का कंबाइंड मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जितनी तेज़ी से आप गेंद फेंकते हैं उतनी ही तेज़ी से आप पीछे की ओर मूव करेंगे। रॉकेट इसी तरह काम करते हैं, बस बास्केटबॉल की जगह वो गैस मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं। इन गैस मॉलिक्यूल्स का वजन ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन भी रॉकेट के नोजल से बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं, जिससे उन्हें बहुत मोमेंटम मिलती है। जिसका रिजल्ट यह होता है कि रॉकेट उसी मोमेंटम के साथ एग्जॉस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। रॉकेट्स ये एग्जॉस्ट गैसेस बनाते हैं इंजन में फ्यूल जलाकर। रॉकेट को अंतरिक्ष में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके पास हवा के लिए इनटेक नहीं है और वे अपने स्वयं के ऑक्सीडाइजर्स लाते हैं जो फ्यूल को जलाने में ऑक्सीजन का काम करते हैं। एक रॉकेट का फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिलाकर प्रोपेलेंट कहा जाता है। यह सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। स्पेस शटल के साइड बूस्टर्स में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया गया था, जबकि आज के कई मॉडर्न रॉकेट्स लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ करते हैं। अब सवाल यह आता है कि एक बार रॉकेट लॉन्च हो गया तो क्या यह चलता रहेगा? इसका आंसर इतना आसान नहीं है। अर्थ की ग्रेविटी अभी भी रॉकेट को खींच रही है। जब एक रॉकेट प्रोपेलेंट को जलाता है और एग्जॉस्ट को धकेलता है तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है जो उसे ऊपर की तरफ पुश करता है। इस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। लॉन्च करने के लिए रॉकेट को पर्याप्त प्रोपेलेंट की आवश्यकता होती है ताकि रॉकेट को ऊपर धकेलने का जोर रॉकेट को नीचे खींचने वाले ग्रेविटेशनल पुल से अधिक हो। एक रॉकेट को कम से कम 17,800 मील प्रति घंटे तक की स्पीड की ज़रूरत होती है और अधिकांश एटमॉस्फेयर में वो घुमावदार रास्ते में उड़ते हैं। पर रॉकेट घुमावदार रास्ते में क्यों उड़ते हैं? यदि कोई रॉकेट सीधे ऊपर उड़ता है तो वह ईंधन के खत्म होते ही पृथ्वी पर वापस गिर जाएगा। रॉकेट्स को ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते में उड़ना पड़ता है। ऑर्बिट पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर मोशन का रास्ता है। इस स्टीयरिंग टेक्निक को ग्रेविटी टर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें रॉकेट को टिल्ट करने के लिए ईंधन की जगह ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रॉकेट और उसके पेलोड पर स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि आप एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं जो अर्थ को ऑर्बिट करे। रॉकेट लॉन्च होगा और जब वह पृथ्वी से एक स्पेसिफिक दूरी पर पहुंच जाएगा तो वह उस सैटेलाइट को छोड़ देगा। सैटेलाइट ऑर्बिट में रहती है क्योंकि इसमें अभी भी रॉकेट से मिला हुआ मोमेंटम है। यह मोमेंटम इसे एक दिशा में खींच रहा है और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल इसे दूसरी दिशा में। ग्रेविटी और मोमेंटम के बीच का यह बैलेंस सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट कराता रहता है। पृथ्वी के नज़दीक ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। ऑर्बिट में रहने के लिए उन्हें दूर की ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट की तुलना में तेज़ी से यात्रा करनी पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 250 मील की दूरी पर ऑर्बिट करता है और लगभग 17,150 मील प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करता है। अगर इसकी तुलना ट्रैकिंग और डेटा रिले सैटेलाइट से करें, जो हमें नासा के अन्य मिशनों से जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो ये सैटेलाइट्स 22,000 मील से अधिक की ऊंचाई पर ऑर्बिट करते हैं और अपनी हायर ऑर्बिट को बनाए रखने के लिए लगभग 6,700 मील प्रति घंटे की स्लो स्पीड से यात्रा करते हैं। यदि आप किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए तेज गति वाले रॉकेट की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए आपको लगभग 25,000 मील प्रति घंटे की स्पीड करनी होगी और आपको उस प्लेनेट पर जाने के लिए और पृथ्वी छोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय चुनने की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए मार्स और अर्थ हर 2 साल में एक बार सबसे पास होते हैं।
मार्स पर जाने का ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि इसमें कम से कम प्रोपेलेंट और वहां पहुंचने के लिए कम से कम समय की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको अभी भी अपने रॉकेट को सही समय पर लॉन्च करने की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्पेसक्राफ्ट और मार्स एक ही समय पर सही स्थान पर पहुंचें। यदि आप बाहरी सोलर सिस्टम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा की सावधानीपूर्वक योजना भी बनानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप सैटर्न की स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप मार्स और जुपिटर का सामना करें। दुनिया भर में कई लॉन्च साइट हैं, अलग अलग फ़ायदे और नुकसान के साथ। सामान्य तौर पर एक लॉन्च साइट जितनी इक्वेटर के करीब होती है उतनी एफिशिएंट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लैनेट जब घूमता है तब पोल की तुलना में इक्वेटर तेज़ी से आगे बढ़ता है, जैसे कि रिकॉर्ड डिस्क के बाहरी किनारे। लॉन्च साइट्स जो इक्वेटर के करीब होती हैं वो आसानी से सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रख पाती हैं। इसरो द्वारा ऑपरेटेड भारत में 2 रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं, एक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में और दूसरा त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा में। यूनाइटेड स्टेट्स में नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर भी विजिटर्स के लिए खुला है। यदि आप किसी लॉन्च साइट पर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई पब्लिक स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज अपने लॉन्च को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करती हैं। इनमें से कुछ के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अंतरिक्ष में चीज़ों को लॉन्च करने के हमारे मौजूद तरीके पर आपके क्या विचार हैं, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाहर जाने से पहले मास्क पहनें। सुरक्षित रहें। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।